पॉज रिकॉर्डिंग बटन। नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे DY चंद्रचूड़ साहब के, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। और सेवानिवृत्त होने से पहले दो महत्वपूर्ण फैसले दिव्यांगों के लिए वो सुना के गए। दिव्यांग संबंधित मामलों से जुड़े वो फैसले थे जो उन्होंने सुनाए। 2 साल 6 या 7 दिन का कार्यकाल रहा और ऐसा अवसर बहुत कम मुख्य न्यायाधीशों को मिल पाया है इस देश में। अभी उनका स्थान संजीव खन्ना साहब ने लिया है, लेकिन उनका कार्यकाल 6 महीने का ही रहेगा। DY साहब सौभाग्यशाली रहे कि इतना लंबा समय उनको मिला सेवा करने का। देश हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने, जब वो न्यायाधीश के पद पर थे तब भी सुनाए और मुख्य न्यायाधीश बने तब भी वो सुनाते रहे। चाहे वो निजता का अधिकार हो, आधार वाला मामला, या राम मंदिर वाला मामला हो, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाउंड वाला मामला, इन सब पर फैसले सुनाए जो कि ऐतिहासिक थे। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो गतिरोध चला उसका भी सभी को मालूम होगा, लेकिन हम बात करेंगे उनके कार्यकाल में दिव्यांग संबंधित जो फैसले सुनाए हैं, गाइडलाइन भी जारी की है उन पर। DY साहब का जो जोर था दिव्यांग संबंधित मामलों में, वो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी को लेकर था और इसके लिए वो बहुत गंभीर थे। RPWD एक्ट के जो प्रावधान है उसके लिए भी राज्यों को उन्होंने नोटिस जारी किया, इनकी क्रियान्विति होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे मामले हैं उनको लेकर भी नोटिस जारी किए, आदेश जारी किए और गाइडलाइन भी जारी की। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग संबंधित मामलों का जो है सो मोटो भी लिया, यानी स्वतः संज्ञान भी लिया, और इसका प्रभाव केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, उनकी खंडपीठ है, उन पर भी पड़ा। उनके द्वारा भी स्वतः संज्ञान लिया गया था कुछ मामलों पर। बहुत कम ऐसा होता है कि दिव्यांग संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया जाए या फिर उनके मामलों की इतनी जल्दी सुनवाई हो। पूर्व में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। मैं कहूँगा कि 2 साल में जो कुछ हुआ है वो पूर्व में मुझे नहीं लगता कि हुआ हो। अभी जो फैसला सुनाया वो एक्सेसिबिलिटी को लेकर सुनाया है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर जब DY साहब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने थे, मैंने एक वीडियो भी उस समय भी बनाया था और मैंने कहा था कि DY साहब के आने के बाद में दिव्यांगों के जो मामले पेंडिंग हैं उन पर सुनवाई होगी, फैसले होंगे, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने आने के बाद में राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनको पत्र लिखा और उसमें ये कहा कि सभी न्यायालय दिव्यांगों के लिए सुलभ हों, उनमें दिव्यांगों की पहुंच होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता से मामलों की सुनवाई भी होनी चाहिए, ये उस पत्र में कहा गया। फिर बाद में देखने को मिला और उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश किया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को उन्होंने एक्सेसिबल बनाया, उसकी बिल्डिंग के लिए भी एक्सेसिबिलिटी, और फॉर्मेट में जो है दस्तावेज, ब्रेल का दस्तावेजीकरण जो है, फैसलों में सुनवाई ऑडियो के माध्यम से, तमाम चीज़ें रही हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की। तो एग्जाम्पल वहाँ से शुरू होता है। बाद में उन्होंने दिव्यांगों के लिए हेल्प डेस्क बनाने की भी बात की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी एक आदेश जारी किया। उसके बाद में राज्यों ने भी, जो उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने भी सकारात्मक एक रुख अपनाया इसको लेकर। अभी जो फैसला सुनाया गया था वो एक्सेसिबिलिटी को लेकर था। DY साहब के अध्यक्षता में एक पीठ का गठन किया गया जिसने एक जनहित याचिका, राजीव रतूड़ी साहब ने जो याचिका लगाई थी, जनहित याचिका, उस पर सुनवाई की थी। और सुनवाई कर रहे थे DY साहब के अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज मिश्रा जी और पारदीवाला जी।
और उन्होंने आदेश जारी किया है कि सुप्रीम सरकार, केंद्र सरकार की बात है, वो एक्सेसिबिलिटी वाला जो मामला है उससे ध्यान होगा कि क्रियान्विति के लिए राज्यों को भी नोटिस जारी किया था कि 3 महीने में जो है एक्सेसिबिलिटी वाला जो सुगम्यता वाला मामला है उसको पूरा किया जाए। उसके लिए एक टाइम तय किया है 3 महीने का। इससे भी महत्वपूर्ण ये था कि RPWD एक्ट, जिसमें एक्सेसिबिलिटी का जिक्र है सेक्शन 41 से 41 से, वहाँ उसकी परिभाषा दी गई है, उसके बाद में जिक्र किया गया है सुगम्यता को लेकर। और उसमें किसी भी बिल्डिंग, इमारत या और संस्था जो तैयार पूर्व में की गई है और उसमें एक्सेसिबिलिटी का अभाव है, तो उसका पुनर्निर्माण यानी उसमें सुधार किया जाए, एक्सेसिबिलिटी लाई जाए। और जो नई बिल्डिंग, इमारत तैयार की जाए या कोई भी सड़क वगैरह जो भी है इससे संबंधित, उनमें एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा जाए और संबंधित जो बिल्डर है, ठेकेदार है या कोई कंपनी है, उसको उसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए एक्सेसिबिलिटी होने के बाद। अगर नहीं है तो प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि RPWD एक्ट के जो एक्सेसिबिलिटी संबंधित प्रावधान है वो इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। उसके लिए ऐसे निर्देशों की जरूरत होती है और निर्देशों से ही इनको पूरा किया जा सकता है, ये पीठ की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने एक NALSAR यूनिवर्सिटी है, शायद हैदराबाद का जिक्र किया था। उसमें DCS, उसकी भी प्रशंसा की है कि सरकार के वो मदद करे इस मामले में, और उसके कार्यों की भी प्रशंसा की है। सरकार को, केंद्र सरकार को भी आदेश जारी किए हैं कि जो पैसा खर्च हुआ है इस संस्था का दिव्यांगों के हित में, 50 लाख रुपया का भुगतान 15 दिसंबर तक करें। साथ ही उन 2 बातों का भी जिक्र किया है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं हो निर्माण के समय में तो प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए और संबंधित ठेकेदार, बिल्डर या कंपनी उस पर जुर्माना भी लगाया जाए, इसका भी जिक्र किया है। आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में या चेन्नई में जब वंदे भारत ट्रेन के डब्बे कोच तैयार किए जा रहे थे तो उसमें भूल गए थे कि इसमें एक्सेसिबिलिटी भी दिव्यांगों के लिए लानी है या ब्लाइंड को भी ध्यान में रखना है, तो वो मुद्दा भी चला था पूर्व में। दूसरा एक और फैसला अभी शायद 5-6 दिन पहले की बात है, MBBS में दिव्यांगों को जो है उनकी 40% दिव्यांगता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता MBBS से। उसके लिए कहा कि पहले अगर जो संस्था MBBS करा रही है उसकी तरफ से ये होना चाहिए, वो क्लियर करे पहले कि संबंधित व्यक्ति अक्षम है MBBS करने पर। ऐसा नहीं है कि उठाकर कह दिया कि उसको वंचित कर दिया कि वो कर ही नहीं सकता केवल दिव्यांगता के आधार पर। तो इस पर भी फैसला सुनाया है। इसके अलावा पूर्व में कई और भी फैसले, जैसे अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट में चला था फिल्म को लेकर, वो काफ़ी दिन से चल रहा था, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि पहले फिल्म बनाई जाती थी और उसमें दिव्यांगों को दिखाया जाता था, उनका चित्रण किया जाता था और उनके अपनी मर्जी चलती थी, उनका अपमान हो, कुछ भी हो, शब्दावली को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन अब साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है कि एक्सपर्ट की पहले राय ली जाए। अगर एक्सपर्ट मानते हैं कि संतुष्ट हैं कि ये काम सही किया जा रहा है तो सेंसर बोर्ड उस पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, नहीं तो नहीं। साफ तौर पर कहा है ये। दृष्टिबाधित संबंधित मध्य प्रदेश का एक मामला आया था जिसमें न्यायिक संबंधित जो परीक्षा हो रही थी उसमें दृष्टिबाधितों को वंचित कर दिया गया था। और आपको मालूम है कि उसमें
जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का क्या रुख था और सरकार का क्या था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया और बाद में अनुमति दिलाई कि न्यायिक परीक्षाओं से दृष्टिबाधितों को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी इससे पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में है कि जो सत्र न्यायालय में दृष्टिबाधित भी जा सकते हैं न्यायिक पदों तक। जबकि 2018 में आशुतोष पुरुषवाणी वाला जो मामला था उसका भी मैंने जिक्र पहले कर चुका हूं। उसमें क्या रोक था सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद में क्या रोक रहा न्यायिक पदों को लेकर। तो इतना कुछ बदला है। जीएसटी वाला मामला भी आया था जब दिव्यांग संबंधित टोल टैक्स में छूट वाला मामला था, तो उसमें भी कहा था कि भाई इस पर निर्णय ले। जीएसटी की जो काउंसिल होती है, बैठक की जाती है, अभी भी 53वीं या 54वीं बैठक उस पर की गई थी, 53वीं बैठक, लेकिन उसमें निर्णय नहीं लिया जा रहा था। वो मामला भी चल रहा है। अभी भी कई मामले हैं और जुलाई में तो आपको मालूम होगा कि 4 मामलों की सुनवाई थी, तारीख लगी थी और जुलाई में 4 मामलों की, वो मेरी जानकारी में केरल हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट हो, चाहे राजस्थान या तमिलनाडु, कई राज्यों से ऐसा कोई महीना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इनकी तरफ से दिव्यांग संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं हुई हो। हर महीने सुनवाई होती थी या फैसले आते थे या नोटिस जारी किए जाते थे। तो इतना जोर था डीवाई साहब का दिव्यांग संबंधित मामलों को लेकर और इतने गंभीर थे। ना केवल डीवाई साहब और उनका जो सकारात्मक रुख था, दृष्टिकोण था, उसका असर दूसरे न्यायाधीशों पर भी पड़ा। कई कठोर टिप्पणी भी उन्होंने की है दिव्यांग संबंधित मामलों को लेकर। एक मामला और मुझे याद आ रहा है पूर्व का, वो 2021 का है। किसी भी दृष्टिबाधित की गवाही को नहीं माना जाता था। वो खुद के साथ हुए अत्याचार पर अगर वो बताता कि फलाना व्यक्ति दोषी है तो नहीं माना जाता था। हरियाणा का जो मामला था एक, और वो चला था उच्च न्यायालय में वहाँ पर चंडीगढ़ में, तो मानने से इनकार कर दिया कि ये ब्लाइंड है, ये गवाही दे नहीं सकता। उसके साथ हुआ, उसने पहचान के नहीं माना। ऐसे ही मामला आया, शायद तमिलनाडु का था या हैदराबाद का। मैं इसके विषय में आगे विस्तार से भी बात करूंगा कि क्या मामला था। तो उसमें भी नहीं माना। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया गया था कि एक व्यक्ति वो दृष्टिबाधित है, केवल इसीलिए उसको गवाह से मना किया जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा न्यायालय द्वारा। तो उसके लिए फिर गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप किसी भी दृष्टिबाधित की गवाही से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, उसको सुनना होगा और उसकी गवाह को मानना भी होगा अगर वो सही है तो। एक दुष्कर्म वाला मामला था किसी दृष्टिबाधित लड़की के साथ, और उसने व्यक्ति की पहचान की थी लेकिन नहीं माना कि इसने देखा नहीं, केवल आवाज़ के द्वारा ही उसको पहचाना है, जबकि वो सही था। जो पहचाना गया व्यक्ति को वही था। बाद में फैसला सुनाया और उसकी गवाह को माना गया। तो एविडेंस को लेकर भी समस्या थी, लेकिन इसके लिए फिर गाइडलाइन जारी 2021 में की थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी तरह के कई फैसले सुनाए गए हैं और उच्च न्यायालयों की तरफ से भी। कुछ ऐसे मामले थे जो निजी मामले थे, व्यक्तिगत फैसले थे, कुछ ऐसे थे जो सार्वजनिक थे। बैकलॉग को लेकर भी नोटिस जारी किए और निर्देशित किया राज्यों को। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और भी रोजगार संबंधित एक्सेसिबिलिटी का मैंने जिक्र किया। रिजर्वेशन को लेकर भी मामले। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल दिव्यांगों की दृष्टि से डीवाई साहब का रहा है और कम से कम सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम देखने को मिलता है दिव्यांगों के हित पर इतने सकारात्मक। और देखिए, कानून अपनी जगह है और
उसमें कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसी बात को डीवाई साहब ने ध्यान रखा है कानून के अनुसार। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फैसले तो वो कानून के हिसाब से ही उन्होंने किए हैं। जो भी फैसला किया, चाहे दिव्यांगों को हो चाहे दूसरों का हो, लेकिन जब कानून में ये बात हो, प्रावधान हो कि प्राथमिकता से सुनवाई हो, तो फिर क्यों नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का जिक्र है तो क्यों नहीं मिले एक्सेसिबिलिटी। तो सारा कुछ उन्होंने कानून के दायरे में ही किया है। लेकिन इतना सोचने वाला न्यायाधीश भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों की स्थिति क्या है सबको खैर पता है। सरकार के कितने मामले जाते हैं, कोरोना काल में क्या स्थिति हो गई थी, ऑनलाइन जो सुनवाई हो रही थी उन मुद्दों की हो रही थी, देश हित में बताया कि देश को खतरा है फलाना, ये सब सारी चीज़ें चली थी। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लेकिन राजनीति की सुनवाई यहाँ हो रही थी। राजनीति तो ये वो भी विषय हैं, लेकिन कम से कम इस बार हमारे जो मामले हैं उन पर सुनवाई हुई और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। आगे क्या होगा ये तो नहीं मालूम, क्योंकि बहुत न्यायाधीश आते हैं, बहुत कम कार्यकाल रहता है, कुछ फैसले वो सुना के जाते हैं और खासकर देश में जो मामले हैं उनको लेकर ही होते हैं, वो ऐतिहासिक भी हो जाते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फैसले इनके कार्यकाल में, डीवाई साहब के कार्यकाल में सुनाए गए थे, वो दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सदा उनको याद किया जाएगा इस बात के लिए। खैर, मिलते हैं आगे फिर किसी जानकारी, खबर या टॉपिक के साथ। Stop.